दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। ये स्टोरी का 43 भाग है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी तक आप लोगों ने देखा कि विवेक की बात सुनकर भूपेंद्र का खून खौलता है और वो विवेक पे हाथ उठाने लगता है, पर विवेक बीच में उसका हाथ पकड़ते हुए, मुझे विराट समझने की गलती मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे रिश्ते के बीच की शर्म भूल जाए, ये कहते हुए उसका हाथ झटक देता है। अब आगे भूपेंद्र को ऐसा लगता है जैसे किसी ने जूते भिगोकर उसके मुंह पे मारा हो, पर अगली पल वो पूरे गुस्से से भर जाता है। तुम भूल रहे हो विवेक कि तुम किससे बात कर रहे हो। 1 रुपए तक नहीं दूंगा मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से, भूपेंद्र उसे अकड़ दिखाते हुए बोलता है। थूकता हूँ मैं आपकी दौलत पे, आपकी जायदाद पे। इस काबिल हूँ कि खुद कमा कर खा सकता हूँ और अपनी फैमिली को भी खिला सकता हूँ। मुझे अपने पैसे की अकड़ मत दिखाइए। अब मुझसे और मेरी अवनी से दूर रहिए। इतना कह के वहाँ से चला जाता है। भूपेंद्र पीछे से चिल्लाते हुए, मरोगे तुम सब, भूखे मरोगे। प्यार में अंधे होके एक दिन दौलत के बिना भूखे मरोगे, देख लेना। विवेक बहुत गुस्से से गाड़ी चला रहा था। उसके कान में अभी भी भूपेंद्र की बातें गूंज रही थी। वो समझ गया था कि जब भूपेंद्र कायरा को धोखे से दूर कर सकता है तो वो अब चुप नहीं बैठेगा। वो सीधा घर जाता है। माँ, भाई कहाँ है? उस्मा, वो तो सुबह से घर नहीं आया है। क्या हुआ? तू परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ, मैं बस अभी आया। ये कहता वो विराट को फ़ोन करता है। वो घर से बाहर चला जाता है और उस्मा ओम कर परेशान होते हुए, पता नहीं अब क्या होने वाला है। सुबह से विराट का कुछ पता नहीं। गुंजन भी फ़ोन नहीं उठा रही और अब विवेक भी कितना परेशान लग रहा था। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। उस्मा बोलती है, तुम परेशान मत हो, तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। मैं पता करता हूँ कि क्या हुआ है। ओमकर किसी को फ़ोन मिलाते हुए बोलते हैं, इंदौर में। प्रशांत ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। वो बात अलग थी कि उसके दिमाग में बस कायरा की बातें घूम रही थी। कोई तो जरिया बनेगा ही मुझे और विराट को मिलाने का। इतना बेदर्द तो भगवान नहीं हो सकता। मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। ये भरोसा, ये विश्वास सब बकवास है। मैं नहीं मानता इन सब का। कोई विराट तुम्हें लेने नहीं आएगा। बेवकूफ़ बनाया है सबने मिलकर तुम्हें, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। वो अपने बाल सेट करते हुए ये सब बोल रहा था। इसके बाद वो नीचे आता है। तब तक टेबल पर नाश्ता लग गया था। प्रशांत सीधा नाश्ते के टेबल पर बैठ गया था। शकुंतला कायरा को लेकर बाहर गई थी। प्रशांत एक नज़र कायरा को देखते हुए, पीच कलर की साड़ी, खुले गिले बाल, गले में मंगलसूत्र, इस शादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो बाहर आना नहीं चाहती थी पर शकुंतला उसे जबरदस्ती बाहर लेकर आई थी। प्रशांत उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी नज़रें फेर लेता है। कायरा चुपचाप आकर बैठ जाती है। शकुंतला उसे खाने के लिए बोलती है। प्रशांत खाते हुए, एक बार फिर सोच लो कि तुम गलत आदमी का इंतजार तो नहीं कर रही। वो बिना किसी भाव के बोलता है। कायरा उसकी बातों का मतलब अच्छी तरह समझती है कि वो विराट के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, शकुंतला बीच में ही प्रशांत को चुप करवा देती है। प्रशांत अपना नाश्ता खत्म करता है, फिर ऑफिस निकल जाता है। दूसरी तरफ वर्षा उठ गई थी और नहाकर रेडी हो गई थी। राघव हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो वर्षा को रात के बिहेव से उलझा हुआ था कि आखिर उसने क्या है जो उससे वर्षा नाराज है और पहली बार उसने गुस्सा से बात की है उससे। वो अभी ये सोच रहा था कि तभी वर्षा कमरे में आती है। गोल्डन कलर की साड़ी, बालों को एक साइड करके ढीली ढीली चोटी बनाई हुई थी, माथे पे छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, होठे पे हल्की सी रेड लिपस्टिक, बेहद प्यारी लग रही थी वो। राघव तो बस देखता ही रह गया था। वर्षा, आपका नाश्ता लगा दिया है, वो अपना काम करते हुए बोलती है और इतना कह के वो बाहर जाने लगती है। पीछे से राघव, एक बात पूछूं वर्षा जी, वो उसके करीब जाते हुए बोलता है। वर्षा एकदम वहीं रुक जाती है और धड़कनें बढ़ जाती है, पर क्यों बढ़ जाती है ये उसे पता ही नहीं चलता। राघव उसके करीब जाते हुए, कल रात आप मुझसे नाराज क्यों हुई थी? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? उसकी बात सुनकर वर्षा को और भी गुस्सा आ जाता है कि इसे ये भी नहीं पता कि मैं गुस्सा क्यों हुई थी। वर्षा उसे आंखें दिखाते हुए, आपको फुर्सत जब मिल जाए तो सोच लीजिएगा। इतना कहकर वो फिर गुस्से से होकर बाहर चली जाती है। राघव एक बार फिर से, अरे ये तो फिर गुस्सा होकर चली गई, पर मैंने क्या है, वो फिर से उलझ जाता है। खैर पूरा दिन बीत जाता है पर ना तो विराट घर आता है, ना विवेक, ना ही गुंचन। ओम का रोशमा बहुत घबराहट हो रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। पता नहीं ये बच्चे कहाँ चले गए, कहीं बाबूजी ने इन्हें कुछ। उस्मा घबराते हुए बोलती है, चलो हम पता करके आते हैं। वो अभी बोल ही रहे थे कि तभी उसकी नजर दरवाजे पे पड़ती है जहाँ से विराट अंदर आ रहा था। उस्मा उसकी तरफ देखती है और फिर जल्दी से उसके पास जाके, विराट मेरे बच्चे कहाँ चले गया था तू? तुझे पता है हम कितने घबरा गए थे? और विवेक और गुंचन, ये बोलते वक्त उसकी नजरें गुंचन और विवेक पे पड़ती है।
उस्मा और ओमकर की आंखें हैरानी से फैल जाती है। दरअसल विराट और विवेक ने मिलकर गुंजन और आहान की शादी करवा दी थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि भूपेंद्र जरूर आहान को नुकसान पहुंचाएगा। अब वो दोनों ने ठान लिया था कि अब भूपेंद्र को उसके इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे। गुंजन ये सब ओमकर हैरानी से बोलते हैं, इसमें गुंजन की कोई गलती नहीं है पापा, ये मेरे और भाई का फैसला है। विवेक बोलता है, हाँ पापा, मैं नहीं चाहता जो मेरे और कारा के साथ हुआ वो गुंजन और आहान के साथ हो, इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैं कर दिया। बिल्कुल सही किया है तुम दोनों ने। आहान और गुंजन आगे आकर दोनों का आशीर्वाद लेते हैं। आप फिक्र मत कीजिए माँ, गुंजन अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी पूरी हिफाजत करूंगा। विराट उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, हमें तुम पर पूरा भरोसा है आहान, पर गुंजन के साथ साथ तुम्हें अब भी अपना ख्याल रखना होगा, तुम समझ रहे हो ना। जी भाई, मैं तो वैसे भी कल मलेशिया जाने वाला था कंपनी की तरफ से, और अब गुंजन को भी अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सब खुश होते हैं कि अब ये दोनों सेब हैं। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी गुंजन को आहान के साथ विदा करते हैं। विराट ने उसकी सुरक्षा के लिए अपने 2 आदमी लगाए थे, जिसका पता ना तो गुंजन को था और ना ही आहान को। वो गुंजन को लेकर घर के लिए निकल जाता है, जहाँ रीमा बेसब्री से दोनों का इंतजार कर रही थी। उसके जाने के कुछ ही देर बाद विवेक अवनी और इंजल को घर लेकर आता है। एक बार फिर सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। विवेक अवनी का हाथ थामे और गोद में इंजल को उठाते हुए घर के अंदर आ रहा था। उस्मा और ओमकर हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, जबकि विराट के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, जैसे वो पहले से जानता हो सब। माँ, ये अवनी है और ये इंजल। विवेक उस्मा के पास आते हुए बोलता है। अवनी की नजरें झुकी हुई थी, उसका दिल बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, विवेक के घर वाले उनके रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं। पर बेटा ये कौन है? विवेक एक गहरी सांस लेकर, ये आपकी होने वाली बहू है, प्यार करता हूँ मैं इससे और शादी भी इसी से करूँगा, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है। प्यार तो एक बार तूने पहले भी किया था विवेक, इससे पहले भी तूने किसी से शादी का वादा किया था और फिर तू उसे छोड़कर चला गया। तू बता कैसे भरोसा करें हम तुझ पर? विराट सीधा सवाल करता है। जी भाई, मैं मानता हूँ कि मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा है, खास करके कारा का। मुझे पता है मैं चाहकर भी आप सबका भरोसा दोबारा हासिल नहीं कर सकता। ये कहते उसका गला रोंद हो जाता है। पर मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल मैं अवनी से मिला तो इसलिए था कि कारा की तरह इसे भी धोखा दूं, प्यार के जाल में फंसाकर। जैसे जैसे मैं इसके साथ वक्त गुजारता चला गया, वैसे वैसे मैं बदलता चला गया, या यूं कहे कि बदल दिया है इसने मुझे और प्यार के सही मायने भी समझा दिए। विवेक ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अवनी बस चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि अभी तक तो सब ठीक है, पर जब सबको इंजल के बारे में पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे। वो सब तो ठीक है, पर ये बच्ची। ओमकर बोलते हैं। विवेक अवनी की तरफ देखता है और अवनी विवेक की तरफ। जैसे मैं कारा को हासिल करके उसे छोड़ने वाला था, वही सब किसी ने अवनी के साथ किया, और जब ये माँ बनने वाली थी तब वो उसे छोड़कर चला गया। मतलब इसकी ये बेटी है और तुम विवेक। विवेक बीच में ही ओमकर की बात काटते हुए, तो जो भी हुआ उसमें इंजल का क्या दोष है पापा? इस मासूम को तो कुछ पता भी नहीं है, ये तो मुझे ही अपना पापा मानती है और मैं अपनी बेटी इसे मानता हूँ। प्लीज़ मेरे जज्बातों को समझिए और यकीन करिए कि मैं इन दोनों को लेकर वापस चला जाऊंगा और लौटकर कभी नहीं आऊँगा, पर अभी नहीं जा सकता। वादा किया है किसी से, कारा से माफ़ी मांगने के बाद ही अवनी को अपना बनाऊंगा। और दादाजी को इन दोनों के बारे में पता चल गया है और दोनों की जान को खतरा है। इसके बाद वो सबको अपनी और भूपेंद्र की बातचीत के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। यकीन नहीं आता कि बाबूजी का असली चेहरा इतना खतरनाक हो सकता है। उस्मा बोलती है। विराट विवेक के पास जाता है और उसे कंधे से पकड़ते हुए, सच में जो यहाँ से विवेक गया था वो कोई और था और जो वापस आया है वो कोई और विवेक है। प्यार इंसान को पूरी तरह बदल देता है, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। आज से ये दोनों यहीं रहेंगे और तुम्हें कारा की माफ़ी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ अपनी कारा को, तुम्हारा ये रूप देख के वो तुम्हें झट से माफ़ कर देगी। तुम जब चाहो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो। विराट उसका कंधा थपथपाते हुए बोलता है। नहीं भाई, वादा सो किया है तो किया है। शादी तो अब मैं कारा के वापस आने पर ही करूँगा और उसे ढूंढने में आपका साथ दूंगा। वो विराट का हाथ पकड़ते हुए बोलता है। उस्मा अपने दोनों बेटे को नम आंखों से देख रही थी। हाँ, पर उसने अवनी को और इंजल को अपनाया है या नहीं ये कहना मुश्किल है। जाओ अवनी को उसके कमरे में लेकर जाओ, विराट बोलता है और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में वो अपना सामान के साथ बाहर आता है। उसे देख के उस्मा, अब तू कहाँ जा रहा है? विराट, मैं जा रहा हूँ माँ, इस शहर में दम घुट रहा है मेरा, वापस कब आऊँगा कुछ कह नहीं सकता। इतना कह के वहाँ से चला जाता है। उस्मा उसे आवाज़ लगाती रह जाती है, पर वो नहीं रुकता। दूसरी तरफ भूपेंद्र अपने कमरे में अंधेरा करके किसी गहरी सोच में था। कारा की बातें उसके कानों में शोर कर रही थी।
आपको क्या लगता है आप विराट को दूसरी शादी करवाएंगे और वो कर लेगा? नहीं, कभी नहीं। वो मेरा विराट है, मेरे प्यार ने बदल दिया है उसे। वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, कभी भी नहीं। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। अगले ही पल भूपेंद्र अपने हाथ में पकड़ा हुआ शराब का बोतल गले से नीचे उतारते हुए, कितने विश्वास से कहा था मैंने कि वो मेरा पोता है, मेरी हर बात मानेगा, पर आज उस मामूली लड़की का भरोसा जीत गया। विराट ने मेरा अपमान किया, मेरा, वो भी सबके सामने। एक मामूली लड़की मुझसे नहीं जीत सकती, मैं जीतने नहीं दूंगा। विराट को मेरी बात माननी होगी हर हाल में, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है, जो कि उसके आदमी का था। हाँ, भूपेंद्र फोन कान पे लगाते हुए बोलता है, सर विराट सर शहर से बाहर जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल पाया अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की अभी तक जिंदा है? विराट को उसका पता चल गया हो, वो मन में सोचता है। पीछा करो विराट का, पल पल पीछा करो और देखो कि वो कहाँ जा रहा है, और अगर उसके आसपास तुम्हें वो लड़की दिखाई दे कायरा, तो फौरन उसे खत्म कर देना। पर विराट को वो नहीं मिलना चाहिए। इतना कह के वो फोन कट कर देता है। अगर तू जिंदा निकली तो कसम से इस बार ऐसी मौत दूंगा तुझे कि तेरी लाशें देखने वालों की रूह कांप जाएगी। बगावत की बू आ रही है मुझे अपने पोतों में से, और इसकी वजह तू है। सब पर हुकूमत करने वाला भूपेंद्र कभी किसी से हार नहीं सकता। मुझे हार नहीं मंजूर, किसी भी कीमत पे नहीं। आहान और गुंजन की शादी से भूपेंद्र पूरी तरह से बौखला गया था। ये उसकी दूसरी हार थी, और तो और विवेक, अवनी और इंजल को अपने साथ घर ले आया था। बाकी सबने उसे घर में रख लिया। ये उसकी तीसरी हार थी। कल तक छोटे से छोटे काम भी उससे पूछ के करने वाला उसका परिवार आज इससे इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है, वो भी इसके बिना। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है उसके लिए? कहा था विराट ने कि वो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, और वो उड़ा भी रहा है। विराट के बिना ऑफिस का काम ठप पड़ गया, लाखों का नुकसान हो चुका है। भूपेंद्र को हर तरफ से उसकी हार हो रही है, हर तरफ से वो हार रहा है। इन सब में उसके अहंकार को ठेस पहुंच रही थी। फिलहाल वो तो गुस्से से भरा हुआ था, आगे क्या करना है ये सोच रहा था। रात के 10 बज रहे थे। राघव अभी तक हॉस्पिटल में था। वो अपने काम में इतना उलझा था कि उसे घर जाने का कोई होश ही नहीं था। घर पे वर्षा उसका इंतजार कर रही थी। उसने सिया को खाना खिलाकर सुला दिया था। धीरे धीरे से ही सही, पर राघव का रंग चढ़ने लगे था उस पे, लेकिन इस बात का एहसास नहीं था उसे। बस इधर से उधर टहल रही थी। राघव की माँ उसे देख रही थी। पहले वाली वर्षा में और आज वाली वर्षा में उन्हें काफी फर्क नजर आ रहा था। पहले वाली वर्षा सिर्फ सिया की माँ थी, आज जो वर्षा उन्हें नजर आ रही थी वो न केवल सिया की माँ थी, वो राघव की पत्नी भी नजर आ रही थी। ये सब देख के सुधा के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्या बात है वर्षा बेटा, क्यों परेशान लग रही हो? खाना भी नहीं खाया है तूने? कुछ बात है क्या? वो जानबूझकर वर्षा का मन टटोलते हुए बोलती है। देखिए ना माँ जी, राघव जी आजकल कितनी देर से आने लगे हैं, सुबह भी कितनी जल्दी चले जाते हैं, ना खाने पीने का ध्यान रखते हैं। लगो वो अपने दिल की बात उसके सामने रखते हुए बोलती है। पर बेटा वो तो हमेशा से ही ऐसा करता है, बहुत लापरवाह हो गया है। आज उसे घर आने दे, मैं उसका कान खींचूंगी। उसके आने पे वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप जाइए, आप आराम कीजिए, वो आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाना खा लूंगी। वर्षा सुधा को उसके कमरे में भेजते हुए बोलती है। दूसरी तरफ विराट घर से चला गया था। उस्मा और ओमकार अपने कमरे में थे। पता नहीं मेरा विराट कहाँ चला गया, और पता नहीं मेरी कायरा किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस्मा अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोलती है। पता नहीं मेरे विराट को किसकी नजर लग गई है, मेरे विराट का बसा बसाया घर उजड़ गया है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ओमकार उसको दिलासा देते हैं और शांत करने लगते हैं। अवनी अपने कमरे में थी और इंजल को सुला रही थी। सैकड़ों विचार चल रहे थे उसके दिमाग में। तभी उसके कमरे का गेट नॉक होता है। वो उठकर गेट खोलती है। सामने खाने की प्लेट लिए विवेक खड़ा था। अपनी दरवाजे से हट जाती है और विवेक अंदर आता है। वो खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए, मुझे पता है कि तुमने सही से खाना नहीं खाया था, तो बिना नखरे दिखाए खाना खाओ। अवनी उसे देख रही थी। वो एकदम से जाकर विवेक को सीने से लग जाती है और कसकर उसे पकड़ते हुए, मुझे डर लग रहा है। विवेक उसे अपनी बाहों में भरते हुए, डरो मत
मैं हूं ना, हम सब है ना, कुछ नहीं होगा। वो बहुत प्यार से बोलता है। नहीं विवेक, मैं अपने लिए नहीं डर रही, पर विराट भाई और कायरा के लिए जरूर डर रही हूँ। मैं तुमसे इतने दिनों के लिए दूर हुई तो मेरी जान जा रही थी, और कायरा का तो पता नहीं कहाँ है वो। क्या बीत रही होगी विराट भाई पे। लगभग वो रोते हुए बोलती है। विवेक उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि वो खुद भी उसी तकलीफ से गुजर चुका था। वो अवनी का हाथ पकड़ते हुए, तुम परेशान मत हुओ, मैं कायरा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दादाजी को उनके इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर। चलो अब खाना खा लो। वो उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है। अवनी उसका हाथ पकड़कर सोफे पे बैठ जाती है। चलो साथ में खाते हैं, मुझे पता है तुमने भी खाना नहीं खाया। ये कहते हुए एक निवाला तोड़कर उसके होठों से लगा देती है। दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। उधर गुंचन और आहान भी इसी सोच में बैठे थे कि कायरा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तुम्हें पता है आहान, हम दोनों के रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा खुश भाभी हुई थी। पता नहीं वो कहाँ चली गई, बस वो ठीक हो। आहान उसके पास बैठते हुए, हाँ विराट भाई ने भी कैसे खुद को संभाला है, और दादाजी ऐसा करेंगे ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। पर तुम परेशान मत हो, वो मिल जाएंगी। विराट भाई उन्हें ढूंढ लेंगे। वो गुंचन के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बोलता है। गुंचन के चेहरे पे अभी भी उदासी थी, जो कि आहान को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसका मूड सही करने के लिए, वैसे तुम दुल्हन बनी कयामत लग रही थी, मेरा दिल तो उछल कर बाहर आने वाला था। ये सुनते ही गुंचन उसकी तरफ देखती है, फिर शर्मा कर चेहरा फेर लेती है। उसके गाल लाल हो गए थे। आहान एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए, जानता हूँ अभी तुम बहुत परेशान हो, और ये शादी भी वैसे नहीं हुई जैसा तुम चाहती थी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर वो खुशी दूंगा तुमको जिसकी तुम हकदार हो। तुमने एक मामूली इंसान का हाथ थामा है गुंचन, मेरे पास और कुछ नहीं है। गुंचन बीच में ही उसके हाथ पर उंगली रखते हुए, श्श, मुझे तुम मिल गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा प्यार मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए। ये चीज कभी अपने दिल में मत लाना आहान, मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। इतनी समझदार तो लगती नहीं हो जितनी समझदारी की बात करती हो, आहान छेड़ते हुए बोलता है। गुंचन उसके सीने पर मारते हुए, आहान रुको तुम। आहान एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने होठ उसके होठ पे रख देता है। 11 बज गए थे, पर राघव अभी तक नहीं आया था। वर्षा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। लगभग 10 मिनट बाद राघव आता है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है ताकि किसी की नींद खराब न हो, पर वो जैसे ही अंदर आता है तो सामने सोफे पे बैठी वर्षा नजर आती है। वर्षा को अपना इंतजार करता देखकर राघव को बहुत हैरानी होती है, और हैरानी के साथ खुशी भी होती है। पर वर्षा का पारा गर्म था। वो अपने गुस्से पे किस तरह काबू कर बैठी हुई थी, ये तो बस वही जानती थी। आप सोई नहीं अभी तक? वो उसके पास जाते हुए बोलता है। खाना खाएंगे या आज भी खाकर आए हैं? वर्षा अपने गुस्से पे काबू पाते हुए बोलती है। उसका चेहरा देख के ही पता चल रहा था कि उसका मूड उखड़ा उखड़ा सा है। अरे आज भी ये गुस्सा है, पर क्यों? कम से कम मेरी गलती तो बतानी चाहिए, वो मन ही मन बोलता है। खाऊंगा ना, बहुत भूख लगी है, राघव जल्दी से बोलता है। किचन में जाते हुए आप चेंज करके आइए, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। वर्षा ये कहते हुए किचन में चली जाती है। राघव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। जहाँ सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके थे, वहीं विराट की गाड़ी शहर से काफ़ी दूर जा चुकी थी। विराट मिरर में से अपने पीछे आ रही गाड़ी को देखते हुए, आगे भूपेंद्र सूर्यवंशी के पालते कुत्ते मेरा पीछे करते करते यहाँ तक आ गए हैं। कोई बात नहीं भूपेंद्र सूर्यवंशी, इस बार मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ, तुम्हारे हर कदम पे मेरी नज़र है। ये कहते हुए विराट अपना फ़ोन कान पे लगाते हुए, हाँ तुम रेडी हो? वो भूपेंद्र के कुत्ते मेरे पीछे ही है। जी सर। एकदम से सामने से आवाज़ आती है। गाड़ी की स्पीड को विराट बढ़ा देता है। पीछे से आ रही गाड़ी भी स्पीड बढ़ा देती है। आगे जाकर कुछ ही दूरी पर विराट की गाड़ी से मिलती सेम गाड़ी खड़ी थी। विराट अपने पीछे आ रही गाड़ी को चकमा देकर दूसरे रास्ते पर चला जाता है और अपनी जगह वो दूसरी गाड़ी को सामने कर देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि भूपेंद्र के आदमी को कुछ पता ही नहीं चलता। विराट के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर जाती है। अगली सुबह इंदौर में प्रशांत ने करोड़ों की डील साइन की थी और शकुंतला का जन्मदिन भी था, तो इसीलिए घर में एक पार्टी थी। वैसे तो प्रशांत को किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था और ना उसको पार्टी करना पसंद था। यहाँ सवाल उसके बिजनेस का था और फायदे का था। प्रशांत हर चीज से पहले अपना फायदा देखता था। सुबह से ही घर में पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी। आज वो ऑफिस भी नहीं गया था। कायरा उठ गई थी और रेडी होकर शकुंतला के साथ मंदिर गई थी। प्रशांत बाहर हॉल में बैठा और अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी उसे शकुंतला और कायरा अंदर आती हुई नजर आती है। हल्के पीले रंग का सिंपल सा सूट जो कि शकुंतला ने कायरा के लिए मंगवाया था। बाल खुले हुए थे,
माथे पर लगा हुआ कुमकुम सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। कायरा हाँ, पर आंखों से सुनापन था। प्रशांत एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी नज़रें फिर लेता है। कायरा भी उसकी तरफ देखती है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। दोनों में बातचीत ना के बराबर हो रही थी। खैर, पूरा दिन बीत जाता है भाग दौड़ में और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। रात की पार्टी शुरू होने वाली थी और प्रशांत रेडी होने के लिए अपने कमरे में जा रहा था। तभी कायरा के कमरे से आ रही आवाज़ सुनकर उसके कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। अंदर कमरे में, आंटी मैं पार्टी में आकर क्या करूंगी, मेरा मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ, कायरा बुझे मन से बोलती है। इससे पहले कि शकुंतला कुछ बोलती, उससे पहले ही प्रशांत कमरे में जाते हुए, क्या परेशानी है, पूरी जिंदगी क्या यूं ही कमरे में बैठी रहोगी? कब तक खुद के साथ समझौता करती रहोगी? और क्यों कर रही हो तुम ऐसा? बेकार है किसी का इंतजार करना। प्यार के बड़े बड़े वादे तो सब करते हैं पर निभाता कोई नहीं। अभी भी संभल जाओ और छोड़ो उसका इंतजार करना। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तो करो। कब तक विराट विराट की माला जपती रहोगी? प्रशांत बहुत गुस्से से बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर कायरा को भी गुस्सा आ जाता है। वो बिस्तर से खड़ी होती हुए, बाकी सबका तो मुझे पता नहीं पर मेरा विराट जरूर आएगा, वो प्रशांत की आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है। वेरी गुड, अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा विराट आए। इतना भी भरोसा है उस पर तो साबित करो। क्यों उदास बैठी हो? रेडी होकर पार्टी में चलो, एंजॉय करो। इंतजार करना है तो खुशी से करो। वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोल रहा था। कायरा शकुंतला की लाई हुई साड़ी उठाते हुए फाइन ये कहते हुए वॉशरूम में चली जाती है। प्रशांत रेडी होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। शकुंतला ये दोनों ही मेरे समझ में नहीं आते, बरबर करते हुए वो भी रेडी होने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में मेहमान आना शुरू हो गए थे। शकुंतला रेडी होकर बाहर गार्डन एरिया में चली गई थी मेहमानों का वेलकम करने के लिए। कायरा भी लगभग रेडी हो चुकी थी। गोल्डन कलर की डिजाइनर साड़ी, बैकलेस ब्लाउज, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर, लाल सुर्ख होठ, बालों को खोलकर एक साइड कंधे पे किया हुआ था। अब लग रही थी वो विराट की कायरा, पर कुछ कमी थी और वो थी उसके चेहरे की चमक और होठों की मुस्कुराहट। प्रशांत की बातें कानों में शोर कर रही थी। बड़े बड़े वादे करना आसान है पर उन्हें निभाना मुश्किल है। कोई नहीं आने वाला, करती रहो इंतजार। कायरा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रशांत भी रेडी हो गया था। अब वो नीचे आ रहा था। कायरा एक गहरी सांस लेती है और बाहर जाने के लिए जैसे ही वो कमरे का गेट खोलती है तभी कोई उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। कायरा एकदम से घबरा जाती है। वो देखती है कि एक नकाबपोश उसे कसकर पकड़ रखा है। बस उसकी आंखें नजर आ रही है जिसमें वो कायरा को घूर रहा है। कायरा की चीखें निकल जाती है और खींचातानी में पास रखा फूलदार नीचे गिर जाता है। ठीक उसी वक्त प्रशांत नीचे आता है और कायरा की चीखें सुनाई देती है। वो जल्दी से कायरा के कमरे की तरफ जाता है। दरवाजा खुला हुआ था। वो नकाबपोश कायरा को कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लेता है। कायरा की आंखों में नमी तैर जाती है और एकदम से उसके सीने से लगते हुए, विराट तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, पूरा विश्वास था मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हुए बोल रही थी, यहाँ तक कि रोने की वजह से उसकी हिचकियां बन गई थी। पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। अगली पल विराट अपना नकाब उतारता है और कायरा को कसकर अपने सीने से लगा लेता है, जैसे उसने छोड़ा तो कहीं दूर न चली जाए। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कितने दिनों से दोनों तड़प रहे थे, आज जाकर दोनों को सुकून मिला था। दोनों ने न जाने कितनी बार एक दूसरे का चेहरा चूम लेते हैं, कितनी बार एक दूसरे को अपने आगोश में समा लेते हैं। ठीक उसी वक्त प्रशांत अंदर आते हुए, कौन है, ये कहते हुए उनकी नजर दोनों पे पड़ती है। विराट और कायरा दोनों उसकी तरफ देखते हैं। कायरा एकदम से, मैंने कहा था ना कि मेरा विराट जरूर आएगा, ये देखो मेरा विराट आ गया, मेरा विश्वास नहीं टूटा। तुम पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। वो प्रशांत की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोलती है। अब विराट बस उसे मुस्कुराते हुए देखता जा रहा था। प्रशांत मन में, चलो किसी का भरोसा तो जीता। वो कायरा के लिए खुश था पर अपने चेहरे से पता नहीं चलने देता और न ही कुछ बोलता है। उसकी नजरें टूटे हुए फूलदान पे जाती है। कायरा उसकी नजरों का पीछा करते हुए, सॉरी वो गलती से टूट गया। विराट प्रशांत के पास जाता है, उसे कंधे से पकड़कर, किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रशांत बिना किसी भाव के बोलता है। इतने में शकुंतला अंदर आते हुए, अरे तुम दोनों यहाँ, ये कहते हुए उसकी नजर विराट पे पड़ती है। कायरा एकदम से उसके पास जाकर, आंटी देखो मेरे विराट आ गए, वो मुझे लेने आ गए, मैंने कहा था ना कि ये जरूर आएंगे। वो फिर खुशी से चहकते हुए बोलती है। विराट को उसकी मासूमियत पे इतना प्यार आता है कि क्या कहे। शकुंतला भी कायरा के लिए बहुत खुश थी। सच में तेरे भरोसे पे तो मुझे भी बहुत भरोसा था बेटा। फिर वो विराट के पास जाती है और उसे दिल से आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों अब देखेंगे हम कि आखिर के विराट को कायरा का पता कैसे चला कि वो इंदौर में है, प्रशांत के पास है। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और आप लोगों के कहने के मुताबिक मैंने इस पार्ट में कायरा और विराट का मिलन करवा दिया है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगती होगी। तो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते।